चलिए अब शुरुआत करते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स की। वीरों में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ शो में आशीष बेहती और प्रकाश काबा सर पिछले शो से बने हुए हैं। अमोल अठावले और आशीष कयाल भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। इसके बाद एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़ेंगे हमारे साथ मार्केट पर बात करने के लिए। टेक्निकल्स के लिए टेक्नो फंडा अप्रोच के लिए जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोहता होंगे और आशीष चतुर्वेदी से जानेंगे कि आज टाटा पावर में इतनी तेज़ी क्यों है। इनफैक्ट लेकर आइए अब जरा मार्केट का हाल। निफ्टी 23,250 पर हाई से थोड़ा नीचे आया, लेकिन अभी भी अच्छी रैली के साथ। बैंक निफ्टी में अच्छा मूव 54,122 पर। और पीएसयू बैंक निफ्टी क्लियरली आज का स्टार परफॉर्मर, सबसे ज़्यादा गेंस वहीं पर। नंबर 2 पर एनर्जी, ये भी इंडेक्स अच्छा कर रहा है। आज की जो हमारी सबसे हाई कन्विक्शन कॉल थी वो टाटा पावर पर थी। टाटा पावर में शानदार मूव है। इनफैक्ट अब शायद ये एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार हो चुका है, ऑलमोस्ट 4.5% ऊपर। परसों भी इसको हमने बिग स्टॉक में लिया था, अभी भी यहाँ पर अच्छे मूव्स। इसके अलावा और क्या अच्छा कर रहा है? आइनॉक्स विंड 5.25% ऊपर, कैनरा बैंक 4.5% ऊपर, BHEL, टाटा एलेक्सी, HPCL, इंडियन बैंक, ये सब स्टॉक्स, यूनियन बैंक, कल्याण ज्वेलर्स, इनमें सब में अच्छी स्ट्रेंथ है। वीकनेस में क्या है? BSE और MCX गिरे। BSE और MCX दोनों में अच्छी करेक्शन है। 2.5% BSE नीचे आया और ऑलमोस्ट 2% MCX नीचे आया। इसके अलावा पेट्रोनेट LNG, ये थोड़ा सा हमारा आज व्यू गलत रहा, इसमें 2% की गिरावट रही। थोड़ा मैं रैली एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन नहीं हुई, ठीक है। उसके अलावा HDFC बैंक अभी भी नीचे 1.5% के करीब। नैल्को, श्रीराम फाइनेंस रखिए एक बार जरा। श्रीराम फाइनेंस में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि लगातार गिरावट इसमें, और आज भी देखिए ऊपर खुला और अब देखिए किस तरीके से स्लाइड हो रहा है। ये डे लो पर आ गया है श्रीराम फाइनेंस। कल भी ये निफ्टी का टॉप लूजर था और आज भी HDFC बैंक के बाद सेकंड टॉप लूजर यही है। इनफैक्ट डे लो पर इस समय श्रीराम फाइनेंस, और एक्चुअली काफ़ी वापस रखिएगा इंटरडे चार्ट इसका एक बार जरा। श्रीराम फाइनेंस का काफ़ी गिरावट आ रही है श्रीराम फाइनेंस में, अब ये डे लो पर आ गया है। फिर श्रीराम फाइनेंस, वही मैं देख रहा था अनुज जो मेंशन कर रहे थे, 941 आज बड़ा एवरेज तोड़ता हुआ। खैर एक काम करते हैं, आपने छोटी सी समरी को समझा बाजार में अब तक क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या अच्छा कर रहा है। NBFCs जो है वो कम्प्लीटली बैकफुट पर। अब एक काम करते हैं, मेहमानों से बातचीत करते हैं। आशीष बहती जी, प्रकाश काबा जी सर पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। अमोल ठावले और आशीष कयाल फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आशीष जी, इनफैक्ट आशीष कयाल जी, आपके 2 स्टॉक स्पेसिफिक व्यू क्या हैं? नमस्ते वीरू और सभी दर्शकों को भी। देखिए अभी फिलहाल मार्केट में आज के दिन में थोड़ा पॉजिटिव रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। ये सस्टेन होना, टिकाऊ होना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले 1 घंटे में 10:15 तक। ऐसे में चलते हुए PSU बैंक्स में अच्छा रुझान देखा है और कैनरा बैंक ने काफी अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर दिखाया है। इसने प्रीवियस जो कैंडल का स्विंग हाई बना था 2 दिन पहले, उसको निकाल भी दिया है। तो ओवरऑल जो मोमेंटम है कैनरा बैंक में अच्छा बन सकता है। अपने 10 DMA के भी ऊपर आ चुका है। ऊपर में जो टारगेट है यहाँ पर 147 का है और स्टॉप लॉस 135 का लगाना होगा। और दूसरा जो स्टॉक है बाई साइड पे वो है GMDC। बहुत समय से कंसोलिडेशन कर रहा था। 520 का लेवल अगर आप देखोगे तो बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट है, वहीं से बाउंस हुआ है। इसने पिछले करीबन 8 से 9 कैंडल्स को निकाल दिया, एक कैंडल ने कंसोलिडेशन फेज को। तो ब्रेकआउट दे रही है स्टॉक, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। तो GMDC पे बाय की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 555 का और टारगेट है 605 का। ओके, GMDC अगर आप देखें इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ डे हाई की डिरेक्टरी में 574। अमोल जी गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स करेंगे। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, मार्केट में आज बाउंस बैक भी देखने को मिला है और ट्रेडर्स के लिए 23,000 एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा आने वाले दिनों के लिए। तो जियो फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा, कॉन्ट्राबेट भी उसको बोल सकते हैं। 242 243 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली 250 और 255 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 235 का। सेटअप काफी इंप्रूव हुआ है। एक तो रिवर्सल काफी प्रॉमिसिंग है और दूसरा उसके बाद स्टॉक ने हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन रखा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। दूसरा ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ तो NTPC के साथ जाना हो, हायर बॉटम फॉर्मेशन के साथ 382 के आसपास है। 400 405 2 टारगेट्स निकल के आ रहे। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 373 का। ओके, मीनवाइल एक बार बजाज फाइनेंस भी रखिएगा। आज जबकि मार्केट बहुत तेज़ी में था फिर भी हमने बजाज फाइनेंस सिर्फ चार्ट के दम पर एक व्यू लिया था। चार्ट GPT में इसको वीक काउंटर्स में शुमार किया गया था। ऊपर खुला लेकिन नीचे आया और स्क्रीन पर तेज़ी प्ले हुई है। कुछ देर में डिस्कस करेंगे पूरा NBFC पैक। लेकिन गाबा सर, आपकी 2 ट्रेड इस समय की। गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक मुझे पसंद है इस वक्त, वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया 470 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे 465 का, ₹5 का, टारगेट 480 कोल इंडिया। दूसरा स्टॉक आई थिंक जिसमें पावर है वो है टाटा पावर। ट्रेड कर रहा है 416, स्टॉप लगाएंगे करीब 411 का,
₹5 का स्टॉप है, 425 टारगेट पॉसिबल है। ओके, आशीष भाई जी, आपकी भी 2 ट्रेड्स इस समय के। जी अनुज जी, पहले जो ट्रेड रहेगी वो पीएफसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और यहाँ पे चेज किया जा सकता है। 415 का स्टॉप लॉस लगाना और 430 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, यहाँ पे भी सेटअप स्ट्रॉन्ग बन रहा है और जिस हिसाब से एक रिवर्सल प्ले यहाँ पर हुआ है, खरीदारी या इस मोमेंटम को चेज करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए, 510 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 535 तक के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं। जी हम इस बीच अनुज, बाजार की तेजी एक तरफ बैंक्स अच्छा कर रहे थे, एनर्जी स्पेस अच्छा कर रहा था, रिलायंस, बट इस कोलैप्स को अभी अभी जिस पे नज़र पड़ी, मेरी आपकी नज़र पड़ी बजाज फाइनेंस डीलों पर। आप श्रीराम फाइनेंस देखिए जिसको जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था अनुज, आज 100 डेमा तोड़ता हुआ। इंश्योरेंस बास्केट बैकफुट पे क्या सेंस मिल रहा है इस वक्त आपको? हाँ बिल्कुल, और आज कोई फ्रेश कारण नहीं है इनके गिरने का, ये सिर्फ ये बता रहा है आपको कि वीकनेस है और ख़ास तौर से सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी वीक हो रहे हैं, श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस। तो आई थिंक आगे जाकर अब देखिए डॉलर रुपये देखिए 93.15 पर है इस समय। पता नहीं मुझे उससे थोड़ा सेंटिमेंट हर्ट हुआ है या क्या हुआ है, लेकिन 93.18 तक गए थे हम डॉलर रुपये पर। आई थिंक वीरो देखिए मार्केट में सब कुछ अभी भी नॉर्मल नहीं है, ये चीज़ समझ लीजिए। और ये रैलीज जो है ना, ये कभी भी फुस हो सकती हैं। मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, फेक पॉजिटिविटी से क्या हो जाएगा। 24,800 पर पॉजिटिव होने से क्या होता है मुझे बताइए एक बार ज़रा। 24,800 पे पॉजिटिव होने से आज हम 23,200 पर आ गए, कल तो 23,000 तक जा चुके थे। 1800 पॉइंट के निफ्टी के प्राइस डैमेज में लोगों का कितना लॉस हुआ होगा पोर्टफोलियो लेवल पर। अब ये कहना आसान है कि हाँ ठीक है, तो हम तो लॉन्ग टर्म के प्लेयर तो बने रहें, लेकिन जो स्क्रीन कह रही है उसको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है। और मार्केट में कई बार ऐसे फेजेस आते हैं जिसमें कैपिटल प्रिजर्वेशन ज़रूरी होता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इवन ये रैली भी अच्छी बात, मैं होप करूँगा चल जाए रैली, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा कमी है। जिस तरीके से करेंसी मार्केट बिहेव कर रही है ना, करेंसी मार्केट आपको सबसे पहले हिंट देती है। आज फिर आप एक्सपेक्ट करें एफआईआई की बड़ी सेलिंग होगी वीरो। बिल्कुल, इस बात को पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी था। एक धड़ा जो बाजार का कमज़ोर हो रहा है, हम हाँ शायद प्रसन्नचित्त थे बैंकों को देख के, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को देखकर हम प्रसन्नचित्त थे, लेकिन एक धड़ा काफ़ी कमज़ोर हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है। इनफैक्ट श्रीराम फाइनेंस पोस्ट टाइम इन डील फर्स्ट टाइम अपने 100 डेमा को टेस्ट करता हुआ। और इवन फॉर दैट मैटर अगर आप देखें एक स्टॉक और, दैट्स एचडीएफसी बैंक। अनुज, कल बातचीत तो बहुत हुई होगी आपकी, मेरी भी काफ़ी लोगों से हुई है ना। एचडीएफसी बैंक पे फाइनली सेंस क्या आ रहा है? क्योंकि चक्रवर्ती साहब जो करके गए, लोगों को कह रहे थे कि भाई मटेरियल तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, आप एक वक्तव्य, एक स्टेटमेंट देके चले गए एक संस्थान के खिलाफ। बट अब एक ऐसे इन्वेस्टर कैसे ट्रीट करें? कल तो शायद मेरे ख्याल से बहुत अच्छी लोअर लेवल से बाइंग आई इस पर, जिसको सबसे बड़ा गैप डाउन मिला। पर एक तर्कसंगत अप्रोच क्या है इस पर? तर्कसंगत अप्रोच यही है कि इसको छोड़ दीजिए ना। जरूरी है क्या? मतलब 5 साल का चार्ट में बार बार दिखाता रहूँगा, जरूरी है यहाँ पे अपनी कैपिटल ब्लॉक करके रखना? इससे ज़्यादा पैसा तो एफडी में बन गया होता। मतलब डिसेंट एफडी में एक साल में 6.6% तो एक साल में ही बन जाता है डिसेंट एफडी में। 5 साल में 6.6%। कितना टाइम और दें वीरू? छोड़ देते हैं इसको, जरूरी है क्या? और ये तो एचडीएफसी बैंक है, इसके लिए इतना डिस्कस हो रहा है। अगर कोई और बैंक होता, उसमें अगर इस तरह की डेवलपमेंट हुई होती तो कल सर्किट नहीं खुलना था, 2 सर्किट नहीं खुलने थे। और सोचिए आप किसी और बैंक का चेयरमैन रिज़ाइन कर दे और एलिगेशन लगा के रिज़ाइन कर दे, और उसके बाद मार्केट उसके बाद भी स्टॉक को ज़्यादा पनिश ना करे। ये तो खैर, ये जैसे कहते हैं ना, इतने सालों की कमाई हुई, डेकेड्स की कमाई हुई इज्जत है, जो मार्केट थोड़ा इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। वरना जिस तरीके की एचडीएफसी बैंक की अर्निंग्स रही हैं और जिस तरीके की न्यूज़ फ्लो रही है, इस कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए था इसका 784 पर ट्रेड होने का। मैं एक चीज़ बताऊँ, आज की डेट में मैं, आपको याद होगा हमने एक व्यू लिया था एसबीआई के नंबर्स के बाद, कि मुझे तब खुशी मिलेगी अगर एक टाइम आ जाए कि जब एसबीआई की वैल्यूएशन एचडीएफसी बैंक से ऊपर आ जाए। क्योंकि पिछले 5 साल से एसबीआई ने मैसिव आउट परफॉर्म किया है, ना सिर्फ एज अ स्टॉक बट एज अर्निंग्स ऑल्सो। देश का नंबर 1 बैंक है। ये 5 साल में 6% नीचे था ना एचडीएफसी बैंक। एसबीआई रख दीजिए जरा 5 साल, सुन नहीं रहे मेरे को डायरेक्टर साहब, मैं अब एसबीआई की बात कर रहा हूँ। तो इसको अगर आप 5 साल में इसका देखेंगे तो 193% का मूव है यहाँ पर। कहाँ 6% मूव मिला, कहाँ आपको 193% मूव मिला। तो जो जहाँ पे मूव आ रहा है वहाँ पे रहे ना, क्यों ज़बरदस्ती अपनी कैपिटल फंसानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दीपन मेहता को जोड़ लेते हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। दीपन, गुड मॉर्निंग। दीपन, पहले इसी पे बात हो जाए। एक तरफ है एचडीएफसी बैंक लगातार अंडर परफॉर्मिंग, न्यूज़ पे न्यूज़, कल की न्यूज़ को आपने कैसे रीड करा, और क्या व्यू रहेगा इस प्राइस पर, स्टॉक पर?
अनुज, गुड मॉर्निंग और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आई थिंक फॉलिंग मार्केट में कोई भी खराब न्यूज आता है तो थोड़ा जो फॉल है वो एग्जैजरेट हो जाता है, और वही हमने देखा है एचडीएफसी बैंक में। वैसे फंडामेंटल्स, फ्यूचर प्रोजेक्शंस, उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसमें कोई खास फर्क नहीं होने वाला है बिकॉज ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ द चेयरमैन। थोड़ा सेंटिमेंट बिगड़ गया है, लेकिन आई थिंक 1-2 महीने में इट शुड रिकवर लॉस्ट ग्राउंड। लेकिन मैं आपकी जो बात समझ रहा था अबाउट पीएसयू बैंक, एसबीआई है एज कम्पेयर टू एचडीएफसी बैंक, मैं कंप्लीटली ये आर्ग्यूमेंट से सहमत हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर आप आज देखेंगे तो पीएसयू बैंक से एसबीआई, कैनरा, यूनियन बैंक, इवन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनके जो आंकड़े हैं, जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स है, दे आर इक्वल टू और बेटर देन द बेस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। जैसे कि अगर आप देखेंगे कैनरा बैंक के जो एडवांसेस ग्रोथ है, उनकी एनपीए है, डिपॉजिट ग्रोथ है, कासा है, दैट इज इन मेनी इंस्टेंसेस बेटर देन एक्सिस बैंक एंड इन एचडीएफसी बैंक, और इट इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर प्राइवेट बैंक्स। तो इनकी इतनी डिस्काउंट क्यों है? वाई के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पीएसयू बैंक के 6, 7, 8 पे चल रहे हैं और इनके अभी भी 15, 17 टाइम चल रहे हैं। तो ये जो गैप है वो जरूर से नैरो होना चाहिए। तो ये एक बात हो गई। लेकिन दूसरी बात, मैं आपको खास एक नया थॉट देना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से बैंकिंग इंडस्ट्री एक रेड ओशन बन गई है और कंपटीशन और भी बढ़ने वाला है, और इसकी वजह से ये जो मार्जिन है इनके पास में, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो धीरे धीरे मेरे ख्याल से कंप्रेस होने लगेंगे। इसलिए एज अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपको बैंक्स में मेरे ख्याल से अंडरवेट रहना चाहिए। वैसे भी 37% वेटेज फाइनेंशियल्स का है निफ्टी में, ये कोई ज्यादा ही है। इट शोज ओवर ओनरशिप, और अगर आपको निफ्टी सेंसेक्स को आउट परफॉर्म करना है देन यू टू लुक आउटसाइड द बैंकिंग सेगमेंट। दीपन जी ने एक बात कही, रेड ओशन। अच्छा लगा है दीपन जी। अच्छा, ये एनबीएफसीज पे आज सिंक हो रही हैं। आई मीन, अब वो कहते हैं ना, आई मीन एक बात ये है कि ठीक है जनाब, अब क्रूड की ट्रेजेक्टरी धीरे धीरे अगर आप देखें, आपका इन्फ्लेशन प्रेशर धीरे धीरे, आपकी जो रेट कट की पॉसिबिलिटीज इन नियर फ्यूचर वो धूमिल होती हुई या फिर एटलीस्ट डेफर होती हुई, एनबीएफसीज में भी बहुत शार्प प्राइस डैमेज है। सर दीपन जी क्या कहते हैं आप? यहाँ पे अब आपके पास धड़े भी हैं काफ़ी सारे। आपके पास एक नॉर्मल कन्वेंशनल एनबीएफसीज, देन यू हैव एचएफसीज, देन वी हैव गोल्ड फाइनेंस कंपनियाँ। यहाँ पर टेक क्या है आपका? एनबीएफसी में व्यू बैंक से थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बेहतर है, और स्पेशली एनबीएफसीज जो मल्टी प्रोडक्ट एनबीएफसीज है, जैसे कि बजाज फाइनेंस है या चोलामंडलम है, एलएनटी फाइनेंस है, आई थिंक उनके प्रोस्पेक्ट्स थोड़ी अच्छे हैं बिकॉज मल्टी प्रोडक्ट है, थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाता है। देखिए, हमने देखा गोल्ड के प्राइस घटते हैं तो ऑटोमेटिकली सेंटिमेंट और जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस वगैरह है वो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में थोड़े बिगड़ जाते हैं। और माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर आपने निवेश किया होगा तो पिछले 2-3 साल में कोई खास रिटर्न आए नहीं है। टाइम टू टाइम उनमें कुछ ना कुछ क्राइसिस आ जाती है। तो मेरे ख्याल से ये जो मल्टी प्रोडक्ट एनबीएफसीज है, दैट इज द वे फॉरवर्ड। जैसे कि एलएनटी है, बजाज फाइनेंस है, दे डू एवरीथिंग। गोल्ड लोन भी करते हैं, माइक्रो फाइनेंस भी करते हैं, एमएसएमई भी करते हैं, 2 व्हीलर लोन्स, 4 व्हीलर लोन्स, हाउसिंग लोन्स, सभी चीजें करते हैं। तो आई एम मोर कंफर्टेबल इन सच कंपनीज। बट ये जो आज हम जो गिरावट देख रहे हैं हम एनबीएफसीज में, दैट इज मोर टू डू विद द फैक्ट के इंटरेस्ट रेट जो घट रहे थे, आई थिंक वहां पर अभी अब शायद आगे चल के इस युद्ध की वजह से घटेंगे नहीं, और शायद उनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ सकती है। और ओवरऑल अगर कंज्यूमर सेंटिमेंट बिगड़ जाता है तो उनके लिए लेंडिंग अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाती है। लेकिन वैल्यूएशन अब अट्रैक्टिव है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 3-5 ईयर का व्यू है, तो ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है इफ यू आर अंडरवेट एनबीएफसीज, एंड आई से इफ यू आर अंडरवेट एनबीएफसीज to get into some of these large cap multi-product NBFCs. ओके, चलिए, तो ये बात हो गई एनबीएफसीज की। एनर्जी बास्केट में अच्छी बाइंग है इस समय। रिपन जी, यहाँ पर आप कुछ बाय कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए अनुज, इतना तो हमें समझ पड़ गया कि ये वॉर के बाद जब भी खत्म होगी, द फोकस इज गोइंग टू बी ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी अब टॉप प्रायोरिटी बन जाएगी गवर्नमेंट के लिए। और जो हमने अब तक जो खास उनको एनकरेजमेंट नहीं दिया गया है फॉर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वहां पर चेंजेस आ सकते हैं, और भी फोकस, कैपिटल, पॉलिसी सपोर्ट दे सकते हैं फॉर रिन्यूएबल सोर्सेज। इसकी वजह से मेरे ख्याल से जो सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है या फिर विंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वहां पर और भी अच्छे ऑर्डर्स आ सकते हैं, उनके प्रोस्पेक्ट्स और भी बढ़िया हो सकते हैं।
और अच्छी बात यह है कि वेदर इट इज विंड एनर्जी इक्विपमेंट और सोलर एनर्जी इक्विपमेंट, उनके वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर है और अर्निंग विजिबिलिटी 2-3 साल की अच्छी है बिकॉज ऑफ बल्जिंग ऑर्डर बुक पोजीशन। सभी जो कंपनियां हैं यहाँ पर दे आर एक्सपेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीजिंगली, और अगर यूएस के साथ टैरिफ का कुछ ऐसा अच्छी तरीके से सेट हो जाता है तो एटलीस्ट सोलर इक्विपमेंट कंपनीज है दे विल बी एबल टू एक्सपोर्ट टू यूएस मार्केट एज वेल। तो ये जो एनर्जी का जो एनर्जी इंडस्ट्री है, आई थिंक हमारा फोकस है ऑन दी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वहाँ पर शायद अच्छे हमें प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। इसके अलावा आई थिंक 2-3 कंपनियां हैं जैसे कि एजिस लॉजिस्टिक्स है और एजिस दूसरी कंपनी एजिस वो पैक करके है, और वहाँ पर भी खास ध्यान देना चाहिए बिकॉज दे आर फैसिलिटेटिंग इंपोर्ट ऑफ एलपीजी। तो शायद दीज कंपनीज आल्सो में बेनिफिट, शायद 1-2 क्वार्टर खराब हो सकते हैं बट डेफिनेटली आई थिंक गवर्नमेंट विल रीलुक एट दिस एंटायर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी पॉलिसी, और कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं जिसकी वजह से इन कंपनियों को फायदा हो सकता है। दीपन जी का एक बहुत कंस्ट्रक्टिव व्यू रहा है एक ऐसे स्पेस पे जो कि गम भुलाने के काम आता है, लिकर स्पेस, है ना दीपन जी? बहुत ही बढ़िया स्पेस है, हमें काफी पसंद है, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स में यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स का लिखा है नहीं, वी हैव टू गो फॉर होम ग्रोन अल्कोहल बेवरेज कंपनी। मैंने कई सालों से यूनाइटेड बेवरेजेस और यूनाइटेड स्पिरिट्स में इन्वेस्ट किया, कुछ खास रिटर्न आए नहीं। आई विश आई हैड बॉट रैडिको खैतान या फिर पिकाडिली या फिर एलाइड ब्लेंडर्स, आई थिंक दे हैव गिवन सुपीरियर रिटर्न्स, और नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट लेकिन एक्चुअल मार्केट में भी आप जाएंगे तो द इंडियन अल्कोबेव कंपनीज आर रियली गेनिंग, गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, और मार्केट शेयर गेन्स हो रहे हैं वहां पर। तो ये जो सेगमेंट है ऐसे खराब मार्केट में, डाउन मार्केट में जरूर से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एक बढ़िया प्ले है ऑन दी कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट थीम, एफएमसीजी बेच के अल्कोबेव कंपनीज ले सकते हैं, और जैसे मैंने कहा रैडिको खैतान है, पिकाडिली है, एलाइड ब्लेंडर्स है। और अगर आपके पास हाई रिस्क प्रोफाइल है और आप हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो एक और आइडिया मैं देता हूँ आपको, यूजुअल डिस्क्लोजर वी एन आर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड, वो है तिलक नगर इंडस्ट्रीज। और तिलक नगर इंडस्ट्रीज ने पूरा पिवट किया है फ्रॉम व्हाटएवर दे वर मैन्युफैक्चरिंग इनटू जो उनके इंपीरियल ब्लू जो उन्होंने विस्की खरीदी है, इट्स द थर्ड लार्जेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड, और ये जो है एक नई ग्रोथ इंजन बन गई है तिलक नगर के लिए, लेकिन बहुत सारा डेट लिया है। तो एग्जीक्यूशन इज इम्पोर्टेंट एंड मेकिंग श्योर दैट दे आर एबल टू सर्विस दैट डेट इज इम्पोर्टेंट। तो ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक है हमारे हिसाब से। तो अगर ये जो उनकी पिवट है टू विस्की अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो बाकी की जो उनके जो चैलेंजेस है ऑन द लीगल साइड, ऑन द ब्रांड साइड, वो शायद सॉल्व हो जाएंगे। ओके चलिए दीपन जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मीनवाइल रुपी में गिरावट ज़बरदस्त हो रही है, अब 61 पैसे कमज़ोर हो चुके हैं हम। और देखिए क्या होता है, एक एनडीएफ मार्केट होती है ना, वो ऑलरेडी 93.3 पर थी। वीरू आज सुबह मैं हैरान था जब हम 92.89 पर खुले थे, कोई लॉजिक नहीं था 92.89 पर होने का, क्योंकि एक ऑलरेडी आपके पास एनडीएफ मार्केट बता चुकी थी कि 93.3 पर थे आप, वहाँ पर ट्रेड्स हो रही थी। और जो हमारा मैक्रो है, और मैं अभी भी कह रहा हूँ फिर से, ये निफ्टी का जो ब्रवाडो है ना, ये मुझे थोड़ा सा खल रहा है, क्योंकि 200 पॉइंट की जो निफ्टी में रैली है ये फेल होने का रिस्क रहेगा कभी भी। अब आज ही अभी हो जाए, अगले 1 घंटे में हो, या वही जैसे पिछले 3 दिन की रैली हुई फिर सीधा 1 दिन में वो कल पूरी रैली फुस हुई, ये हो, उसका रिस्क रहेगा। चलिए काम करते हैं, आज के स्टॉक ऑफ द डे की बात करते हैं। टाटा पावर, शानदार तेज़ी है टाटा पावर में, एक लॉन्ग अवेटेड क्लियरेंस मिली है मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट पर। आशीष से डिटेल समझ लेते हैं। आशीष गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। और 15 साल का इंतजार अब फाइनली खत्म हुआ है कंपनी के लिए। देखें तो ये मुंद्रा प्लांट काफ़ी बड़ा हेडेक बना हुआ था फाइनेंशियल्स के तौर पर। अब अगर आप देखें तो बड़ी राहत यहाँ पर देखने को मिली है। जो रिवाइज्ड पावर परचेज एग्रीमेंट इन्होंने किया है, इससे जितने भी इश्यूज थे पूरी तरीके से एड्रेस्ड यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दरअसल अगर आप देखें तो थोड़ा सा कंटेक्स्ट में आपको बता देता हूँ, ये 2010-2011 की बात है जब ये अल्ट्रा हाई मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है ये टाटा पावर का मुंद्रा में ऑपरेट कर रहा था, पूरी तरीके से इंपोर्टेड कोल पर करता था। अब इंडोनेशिया से जो कोल आता था, बाद में अगर आप देखें तो वहाँ पर इंडोनेशिया में जो एक्सपोर्ट के नियम है इसमें बदलाव यहाँ पर देखने को मिला। तो इनकी जो लागत है कोल की वो लगातार बढ़ गई, लेकिन पावर परचेज जो अग्रीमेंट था वो पुराने तौर पर था, यानी जो प्रति यूनिट ये लॉस जो है लगातार करते जा रहे थे। अब ये 4000 मेगावाट का जो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, इसके लिए देखें तो बड़ी राहत देखने को मिलेगी, जहां पर रिवाइज्ड पीपीए के अंतर्गत अगर कोयले की कीमतें बढ़ती हैं तो इसे ये पास ऑन कर सकते हैं,
जिससे आप देखेंगे कि इनकी जो रिकवरी है वो बढ़िया देखने को मिलेगी। अब बढ़िया बात ये भी है कि मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रही है कि एक बेंचमार्क हो सकता है जो दूसरे स्टेट्स हैं, मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र है, राजस्थान, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर भी सिमिलर मॉडल पर पीपीएस आगे साइन देखने को मिल सकते हैं। और ये फाइनेंशियल तौर पर बहुत अच्छी खबर है कंपनी के लिए, क्योंकि तकरीबन आप देखें तो 9 मंथ ऑफ FY26 800 से 1000 करोड़ के आसपास का जो नुकसान है इसी मुंद्रा पावर प्लांट में देखने को मिला था। लेकिन अब ये जो बढ़ी हुई कोयले की लागत है पास ऑन कर पाएंगे, बड़ी रिलीफ है, फाइनेंशियल लॉसेस कम होंगे, इसी के चलते स्टॉक में बढ़िया तेजी है। तो टाटा पावर की तेजी के कारण आशीष समझाते हुए, आशीष बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अब आशीष से निकल के फिर आशीष के पास चलते हैं। आशीष चतुर्मोता जी नमस्कार, जेएम फाइनेंशियल से मौजूद हैं। आशीष, ये टेम्परेरी पुल बैक रिवर्सल क्रूड का शायद थोड़ा सा मार्केट उसको लेके थोड़ा सा आज कंफर्टेबल महसूस कर रहा है, बट ओवरऑल आप देखिए आशीष, जो हॉरर शो इस वक्त रूपी मार्केट में चल रहा है, फॉरेक्स मार्केट में 93.25 की ट्रैजेक्टरी, अभी स्टेबिलिटी दूर है। आशीष, आप मानते हैं कि इतनी जल्दी स्टेबिलिटी फैक्टर पे फोकस नहीं करना चाहिए? आपका व्यू क्या है इस वक्त मार्केट्स पे? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि इस समय पे कोई भी प्रिडिक्शन करना कि मार्केट इन लेवल्स पे बॉटम होगा या यहाँ से रिवर्सल होगा, ये बहुत अर्ली है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इंडियन मार्केट्स का नहीं है। ये हम ग्लोबल एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी से डील कर रहे हैं, और जिसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं रुपया में देखने को नजर आ रहा है, डॉलर इंडेक्स में उसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को नजर आ रहा है, वोलेटिलिटी के अंदर में सिग्निफिकेंट जंप नजर आ रहे हैं, और ये अनसर्टेनिटी मेरे हिसाब से बनी रहेगी। इस समय पे मार्केट पे ये कहना कि 23,000 पे क्योंकि डबल बॉटम बना है या सपोर्ट लिया है तो ये वापस चल जाए, ये कहना अभी बहुत ही जल्दबाजी होगी। मेरे हिसाब से मार्केट को समय गुजारने दीजिए। जितना समय वो एक इन लेवल्स के आसपास गुजारेगा, उतना ही हमारे मार्केट के लिए स्टेबिलिटी आने की जो संभावना है वो बेहतर होगी। अगर से ये फास्ट रिकवरी होगी तो उतना ही फास्ट सेल ऑफ भी हमें ऊपर से देखने को नजर आएगा। आप देखिए एफआई लॉन्ग शॉर्ट का जो रेशियो है वो भी काफी एग्रेसिवली शॉर्ट की तरफ बना हुआ है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि जब भी ऊपर में रिकवरी आएगी, पोजीशंस कवर होगी और वापस नई पोजीशंस ऊपर पे शॉर्ट की बन सकती है। तो मेरे हिसाब से इस समय कोई भी जल्दबाजी लेवल्स के टर्म पे नहीं करनी चाहिए। ब्रॉडली मैं समझता हूँ कि बाजार 22,000 से 24,000 की ब्रॉड एक रेंज में, और जब तक इस रेंज के ऊपर या नीचे बाजार डिसाइसिवली ब्रेकआउट ना दे, तब तक के मेरे हिसाब से कि वेट एंड वॉच का मार्केट इसे हम समझते हैं, और बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच यहाँ पर रखनी चाहिए। आशीष, गुड मॉर्निंग। मैं आपसे स्पेसिफिक एक सवाल पूछूंगा श्रीराम फाइनेंस पर। जिस तरीके से ये स्टॉक गिरा है कल और आज, ये क्या बता रहा है आपको? क्या मार्केट को कुछ रिस्क लग रहा है उस डील से रिलेटेड? और क्योंकि एक अजम्पशन होती है कि डील तो क्लियर हो ही जाएगी, क्या ये उस तरीके का, क्योंकि कोई रीजन नहीं है इस तरीके से स्टॉक गिर रहा है, और आपका क्या व्यू होगा इस स्टॉक पर? बिल्कुल अनुज, आपने सही कहा कि एक जिस स्टॉक की जो स्टेबिलिटी थी और जिस तरह का इसका एक परफॉर्मेंस चल रहा था, सडनली हम देख रहे हैं एक डेंट आया है, और जो एक सेलिंग इंटेंस लास्ट करीब करीब 5-7 दिनों में बनी है, जहां स्टॉक 1100 से ऑलमोस्ट 900 बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, देखिए बाजार की भी वीकनेस है, पर मुझे लगता है श्रीराम में जो वीकनेस है वो थोड़ी इंटेंसिफाई हुई है। तो शायद ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं मार्केट इससे रिलेटेड कोई एक अनसर्टेनिटी को देख रहा है, और जिसके चलते मुझे लगता है शायद थोड़ी वीकनेस भी देखने को नजर आ सकती है। एंड सिंस वी होल्ड दिस स्टॉक, तो हम भी इसको देख रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं कि इसके अंदर में किस तरह से पोजीशंस को देखना है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जो स्ट्रक्चर है, चार्ट स्ट्रक्चर है, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से शायद आपको फर्दर एक ड्रॉडाउन स्टॉक के अंदर में 7-8% का देखने को नजर आ सकता है। ओके, चलिए ये बात हो गई श्रीराम फाइनेंस की, एनबीएफसीज की। अच्छा आशीष, आज जो चीज सबसे स्ट्रांग है दैट पीएसयू बैंक्स, आपका इसमें सबसे फेवरेबल स्टॉक क्या है? मतलब क्या चीज करेंगे आप डिप्स में? बिल्कुल, तो मैं कहूंगा 2 पीएसयूज जो अच्छा कर रहे हैं वीरेंद्र, एक है पीएसयू बैंक्स और एक है सीपीएससी का ईटीएफ। दोनों ही पीएसयूज काफी बेहतरीन कर रहे हैं, और दोनों पे ही हमारा एक पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। पीएसयू बैंक्स डेफिनेटली हमें लगता है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है आप देखेंगे 15-16% की हमें देखने को नजर आ रही है, और जो ऑपरेशनल पैरामीटर्स हैं, चाहे वो हम नेट एनपीएस की बात करें, क्रेडिट कॉस्ट की बात करें, स्लिपेज रेशियोज की बात करें, ये सभी आज पीएसयू बैंक्स के बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहे हैं। बट अगर से वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे देखें तो ये सभी बैंक्स वन टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं ब्रॉडली, और वहीं हम प्राइवेट प्लेयर्स को देख रहे हैं कि वो सिग्निफिकेंटली एक इनसे प्रीमियम
प्रीमियम पे है। तो हमें लगता है कि री-रेटिंग बनेगी। सबसे पहला तो डेफिनेटली एसबीआई रहेगा, क्योंकि जिस तरह से एसबीआई ने अपना एक ऑपरेशनल पैरामीटर रखा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है जो करेक्शन आया है 1250 से ऑलमोस्ट 1050 का, ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। सेकंड जो हमें अच्छा लगता है वो है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक इस कड़ी में हमें काफी स्ट्रांग नजर आता है। और तीसरा है, मैं थोड़ा सा अगर से हाई रिस्क बेट लेना चाहूँ तो यूनियन बैंक को जाऊंगा। बट मैं आज भी कहूंगा कि जो सही तरीका है पीएसयू बैंक का, वो है पीएसयू बैंक के ईटीएफ को लेने का, क्योंकि वो प्रॉक्सी है टू प्ले दिस एंटायर थीम। और ये पीएसयू बैंक्स भी अभी एक अच्छे करेक्शन पे 95-96 के जोन में मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बना रहा है, जहां पर अपसाइड 120 रुपए तक के हमें देखने को नजर आ सकती है। तो उस हिसाब से पीएसयू बैंक का ईटीएफ भी मुझे काफी पसंद है। एंड एज आई मेंशन, सीपीएससी का ईटीएफ जो दूसरा पीएसयू बास्केट है, वो भी हमें काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। ओके आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज और अपना व्यू रखने के लिए। मीनवाइल एक महीने में, मतलब अभी तो महीना पूरा नहीं हुआ, मार्च कल किसी ने भेजा था ना वीरू की, अभी तो 20 दिन हुए मार्च के और ऑलमोस्ट लग रहा है कि एक सदी बीत चुकी है। मार्च में $2.30 डॉलर रुपये कमज़ोर हो चुका है। मुझे फाइनेंशियल मार्केट कवर करते हुए अब करीब 24वां साल है मेरा ये इस इंडस्ट्री में। मैंने आज तक आई थिंक इस तरीके का मूव, इतना शार्प मूव एक साथ मुझे याद नहीं कब आया था। 93.27 मेरे व्यूअर्स चाहें तो मुझे करेक्ट कर दें, लेकिन मेरे ख्याल से एक ही महीने में, इसी महीने में, वही महीना पूरा नहीं हुआ, $2.30 तक का मूव, इतनी कमज़ोरी। 91 वाला 93.30 के करीब इस समय आ चुका है। खैर, मार्केट में अभी भी ठीक ठाक रैली है, 250 पॉइंट निफ्टी ऊपर है और मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ अच्छी रिकवरी है। इस शो को समेट रहे हैं, इसके बाद कंचन और श्रेया आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।